बदलाव हा नवयुगाचा, संघर्षाचा, सन्मानाचा. कधी आई बहीण जपले सारेच नात, स्वतःला जाळूनी झाली खरी ही ज्योत. घरचा आधार, लक्ष्मीचा अवतार, साऱ्यांना जोडते शक्ती ही अपरंपार. हा मान माऊलीचा, संस्कारी संस्कृतीचा, हा रंग स्वाभिमानी घर घरच्या सावित्रीचा. सन्मान गृहलक्ष्मीचा, सन्मान गृहलक्ष्मीचा, सन्मान गृहलक्ष्मीचा, सन्मान गृहलक्ष्मीचा. Driven by Jaika Motors, Civil Lines, Nagpur. Gift partner Gopi NX, Modi number 1, Sitabardi, Nagpur. Rucha Creation, Rajiv Nagar, Nagpur. Pure V, अब हर घर चमकेगा प्योर वी के साथ. एंड संसार द फैशन मॉल, उत्कृष्ट कपड़ों का संसार. हेल्थ केयर पार्टनर MB केयर, स्वीटनेस विदाउट शुगर. Relishing partner Diwarkar's Ajit Bakery since 1955, Ajni Square, Nagpur. नमस्कार, मी संपदा तुम्हा सगळ्यांचं परत एकदा खूप मनापासून स्वागत करते तुमच्या आवडत्या कार्यक्रमात, ज्याचं नाव आहे सन्मान गृहलक्ष्मीचा. गृहलक्ष्मीचा सन्मान म्हटलं की फक्त तिने कुटुंब कसं जोडलंय किंवा नातेवाईकांशी तिचे कसे संबंध आहेत, तिने आपल्या करिअरमध्ये काय काय केलंय एवढंच नाही, तर एक समाज ऋण फेडण्याची तिची वृत्ती ही सुद्धा तेवढ्याच महत्वाची. आजची आपली गृहलक्ष्मी सुद्धा अशीच आहे, जी फक्त आपले कुटुंबीय किंवा रक्ताची नाती जपत नाहीये, तर संपूर्ण समाजाला, सगळ्या समाजातल्या महिलांना आपलंसं करणारी अशी ही गृहलक्ष्मी आहे. म्हणजेच काय, तर तिचं घर किंवा कुटुंब हे सीमित नाहीये, तर संपूर्ण समाजाला ती आपलं कुटुंब समजते, अशी आजची गृहलक्ष्मी आहे. त्या म्हणजे सौ रुबीना पटेल. नावही काफी आहे अशी आजची आपली गृहलक्ष्मी आहे. चला तर मग भेटूया रुबीना पटेल मॅडमला. आणि फक्त समाज कार्यकर्ता म्हणून त्यांना आपण ओळखतो, त्या पलीकडे जाऊन त्यांची आणखीन ओळख करून घेण्याचा प्रयत्न या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने करूया आणि त्यांच्या कार्याचा सन्मान करूया, सत्कार करूया, सन्मान गृहलक्ष्मीचा करूया आज. चला तर मग भेटूया रुबीना पटेल यांना. सन्मान गृहलक्ष्मीचा ड्रायव्हिंग पार्टनर्स जायका मोटर्स, गिफ्ट स्पॉन्सर संसार द फॅशन मॉल, गोपी NX, रुचा क्रिएशन अँड अहिरकर मसाले. रेलिशिंग पार्टनर्स अजित बेकरी, हेल्थ केअर पार्टनर्स MB शुगरचे अँटी शुगर, स्वीटनेस विदाउट शुगर. तेव्हा आता आपण आलेलो आहोत आपल्या आजच्या गृहलक्ष्मीचा सन्मान करण्याकरता. पण सन्मानाआधी नेहमीप्रमाणे थोड्याशा गप्पा करूया त्यांच्याबरोबर. त्यांची फॅमिली आणि इतरही सगळे सहपाठी आपण म्हणू शकतो त्यांच्याबरोबर आहेत, त्यांची टीम. तर त्यांची एकदा थोडी ओळख करून घेऊ आणि मग सुरुवात करूया आपल्या गप्पांना. रुबीना मैम, वेलकम टू दिस शो. थैंक यू. और एक बार सबसे अगर इंट्रोडक्शन हो जाए, फिर हम लोग अपनी जो बातचीत है उसकी शुरुआत करते हैं. मी रुबीना पटेल, सामाजिक कार्यकर्ता आहे. रुबी सोशल वेलफेअर सोसायटी या संस्थेची अध्यक्ष आहे आणि आपल्या परिवारासोबत इथे मोठ्या दाजबागला 2006 पासून राहते. माझ्या परिवारामध्ये माझी आई ही नजमा पटेल ही आहे म्हणून मी आहे. तर हिचा परिचय मी कुठल्या शब्दामध्ये व्यक्त करू शकत नाही. ही खूप मोठी सपोर्ट सिस्टीम आहे माझी आई. माझ्यासोबत असल्याने मी हे सगळं करू शकले. दुसरी माझी सून फरहीन. फरहीन पण आमच्या विचारांची आहे आणि तिने पण MSW केलेला आहे. तर अशी सून माझ्या घरामध्ये आल्यानंतर मला खूप गर्व होतो. माझा मुलगा दानिश ह्युमॅनिटी यांनी आपल्या नावाच्या पुढचं सरनेम काढून टाकलंय आणि ह्युमॅनिटी असं लावलंय. कुठलं जात धर्म नकोय म्हणून त्यांनी ह्युमॅनिटी असं लावलंय ऑफिशियली. त्यांनी मास्टर्स मुंबईवरनं केलं आहे, फिल्म अँड टेलिव्हिजनमधनं. आणि मुलगी पण आहे, तर ती दिल्लीला राहते, जॉब करते सध्या. याच्यापेक्षा लहान आहे.
आणि यांचं लग्न आता नुकतंच झालेलं आहे. अरे वा, म्हणजे छान. आम्ही एका छान ओकेजनला भेटतो आहोत. आत्ताच लग्न झालंय म्हटल्यावर इतरही सगळेजण आहेत इथे. ही माझी कलिग आहे प्रज्वला तट्टे, आणि या एक लेखिका आहे, मोठ्या कार्यकर्त्या आहे, विद्वान आहे, त्यांचा खूप अभ्यास आहे सामाजिक क्षेत्रावर. तर ही आमची प्रज्वला तट्टेताई फरहीनची आई आहे. त्या फरहीनच्या आई आहेत माझी जी डॉटर इन लॉ तिची, आणि त्याच्यानंतर ती भावजय आहे तिची हिना. हा भाऊ आहे शोएब, आणि हा यांचा छोटासा बाळ. त्याच्यानंतर पुढे नसरीन परवीन, ही जुनी साथी आमच्या संस्थेमध्ये जोडलेली आहे. त्याच्यानंतर अर्शी आहे. अर्शी पण आमच्या संस्थेमध्ये आता फील्डवर्कचं काम करते आहे. ते त्याच्या पुढे शगुफ्ता शेख आहे. शगुफ्ता ब्युटिशियन आहे. त्याच्यानंतर बीनू जॉर्ज आहे. त्याच्यानंतर ही जबीन शेख आहे. ही पुढे फरीदा शेख आहे. तुम्हाला आम्ही ॲज अ सोशल वर्कर किंवा असं म्हणू की समाजातल्या महिलांकरता खूप स्ट्रॉंग सपोर्ट म्हणून तुम्हाला ओळखतो. पण प्रत्येकाला एक उत्सुकता आहे की ह्या लेवलला पोहोचेपर्यंत जे लाईफ आहे ते कुणाचंही खूप सोपं नसतं. काही ना काही अप्स अँड डाऊन्स असतात, काही ना काही गोष्टी घडत असतात. तर त्याच्यावर आपण चर्चा करू. पण सगळ्यात आधी तुमचं बालपण कुठे गेलं आणि कसं होतं बालपण? माझं बालपण उमरेड शहरामध्ये गेलं. उमरेड शहरामध्ये मी मोठे झाले, तिथेच शाळा शिकले. पण बालपण चांगलं नव्हतं. बालपणामध्ये खूप दुःख होते, कारण वडील दारू प्यायचे. आमचं जे कुटुंब होतं ते खूप नावाजलेलं मोठं कुटुंब होतं. आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिकदृष्ट्या खूप प्रोग्रेसिव्ह पुढे गेलेलं असं कुटुंब होतं. पण माझे वडील तिथून एकटे खूप दारुडे होते. त्याच्यामुळे जी काही हाल अपेष्टा आणि यातना आम्हाला सहन कराव्या लागल्या. माझ्या आईला, मी आणि माझा एक भाऊ, आता तो सध्या तंजानियावरून आलेला आहे, पुण्याला आहे, आणि आई उद्या जाणार आहे. तर आम्ही दोघं भावंड होतो, आणि आम्ही दोघं पण अभ्यासात खूप हुशार होतो. त्याच्यामुळे शिकायची खूप हौस होती, जिद्द होती की किती आपल्याला त्रास झाला आणि किती प्रॉब्लेम्स आले तरी आपल्याला पुढे शिकायचं आणि मोठं व्हायचं आहे म्हणून. त्याच्यामुळे ती जिद्द होती. आणि आईला काम पण करावं लागत होतं, शेतावर जावं लागत होतं, मजुरी करायची होती. तर बालपणाची एक आठवण मी तुम्हाला सांगते. मी नेहमी माझ्या भाषणामध्ये पण ते सांगते ते उदाहरण, की 12वी झाल्यानंतर मला शिकायचं होतं आणि मला 125 रुपये पाहिजे होते पुढच्या शिक्षणासाठी. तर त्या 125 रुपये जमवण्यासाठी मी त्यावेळेला, मी तरुण होती, चांगली सुंदर दिसायची, आणि मुस्लिम, विशेष म्हणजे मुस्लिम समाजामध्ये मुली थोडंसं बुरख्यामध्ये राहतात, किंवा बुरखा जरी नसला तरी एक समाजाचा वेगळा बुरखा असतो. तर पण त्यावेळेला मला ते पैसे जमवण्यासाठी मी शेताच्या कामावर गेले, आणि एक एक पैसे जमवून 7 रुपये 8 रुपये मजुरी जमवून मी ते पैसे गोळा केले, आणि मला ॲडमिशन घ्यायची होती. तर मला असं सांगायचं आहे की जिद्द असली की माणूस काही करू शकतो. मी त्यावेळेला ट्युशन घ्यायची, मला फक्त 25 रुपये मिळायचे ट्युशनमध्ये, 25-50 रुपये. पण ते वडील ते पण चोरून न्यायचे. पैसे जमा केलेले ते वडील चोरून न्यायचे, घरच्या वस्तू विकायचे, आणि खूप दारू पिऊन आम्हाला त्रास द्यायचे. तर बालपण असं खूप स्ट्रगलमध्ये गेलं, आणि त्या सगळ्या गोष्टी आठवल्या की आता पण ते सगळं चित्र डोळ्यासमोर उभं राहतं. पण त्या संघर्षातनं खूप काही शिकलो आम्ही. पण त्यावेळेला इतर कोणी नातेवाईक किंवा असं कोणी पुढे नाही, आज तुम्ही येता सगळ्यांच्या मदतीला पुढे, पण त्यावेळेला तुमच्या मदतीला असं कधी कोणी आलं नाही आलेत. इनफॅक्ट माझ्या अशा आठवणी आहेत की मी कामामध्ये हुशार असल्यामुळे माझ्याकडनं माझ्या ज्या मोठं कुटुंब असल्यामुळे माझ्या मोठी आई, काकू, मावशी, आत्या, हे सगळेजणी मला काम करून घ्यायच्या माझ्याकडनं. मला तो 1 रुपया मिळायचा म्हणून ते मिरचीचे मी देतो दिवसभर तोडत बसायची, पापड टाकायची, पेंटिंग करायची, भांडे घासायची. आणि मला 20 रुपयाची चप्पल घ्यायची होती मी 10वीत असताना. नवीन तर आम्ही कधी घातलंच नाही, म्हणजे कपडे नाही, कुठं सामान आम्हाला, आम्ही सेकंड हँड दुसऱ्यांची दिलेली ते सगळे वापरत होतो. तर ते 125 रुपये जमवल्यानंतर मला ॲडमिशन घ्यायची होती. मी ॲडमिशन घेतले, पण घरच्या मोठ्या लोकांनी माझं लग्न एका माणसासोबत ठरवून दिलं. आता मोठ्यांसमोर बोलण्याचा आम्हाला अधिकार नसतो,
मी नाही म्हणू शकत नव्हते आणि माझ्या आई मध्ये पण एवढी ताकद नव्हती की मेरी बेटी को अभी नहीं मुझे शादी करवानी है, मुझे उसको पढ़ाना है असं. ती पण कारण ती एक सून होती एका मोठ्या कुटुंबामधली आणि नवरा दारुडा, त्याच्यामुळे ती पण असं बोलू शकली नाही. आणि खूप प्रयत्न केल्यानंतरही ते लग्न करावं लागलं आणि मग मला ते ऍडजस्ट करून घ्यावं लागलं, त्या नवऱ्यासोबत मला निभावून घ्यावं लागलं. आंटी, जैसा मैडम बता रहे हैं कि इतना बड़ा परिवार था पर अपने बच्चों के लिए कोई सपोर्ट नहीं था, तो कभी आपने कोशिश की कि परिवार से कोई सपोर्ट मिले या वो लोग आपको कुछ हेल्प करे? ऐसी कभी आपने कोशिश की, उनसे कभी बात की इस बारे में? मेरी मजाक उड़ाया करते, ये 6 रुपए रोज कमाएंगी और अपने बच्चे को इंजीनियर बनाएंगी, वो बनाएंगी। मैंने इनसे ये कहा था, मैं अपने आप को बेच दूं, चलेगा औलाद के लिए, लेकिन आपके सामने 5 रुपए मांगने नहीं आऊंगी। करोड़पति खानदान है। पर आप काम करने जाते थे उस हाँ। करोड़पति खानदान से, वहाँ बाहर खेतों में काम करे, तो वो चल रहा था उनके यहाँ पे, कोई उनको प्रॉब्लम? शर्म आती थी, बाप के घर चले जाओ, तो आपके बाप का घर तो बहुत बड़ा है, बाप के घर चले जाओ। मैंने कहा कि अब्बास पटेल की बहू हूँ, बेटी नहीं थी, अब्बास पटेल के घर में ही मरूंगी और यहाँ पर ही जिंदा रह के बताऊँ। अब्बास पटेल मेरे ससुर थे और मैं मायके क्यों जाऊँ? मेरे माँ बाप ने मेरे को मायके में रखने के लिए दिए थे क्या? मैं थोड़ा मजबूत बनी थी। मैं बोली, जब मैं आपसे पैसे मांगने आऊंगी अपने बच्चों की पढ़ाई की मदद के लिए, तब आपकी चप्पल मेरा सर। मैंने बानी से अपने बच्चे को। आज मिलने जाते हैं कि नहीं रिश्तेदारों से? कल हाँ, कामापुरता मामा। अब उनका क्या कहना है? अब उनका क्या कहना रहेगा? अब हज करके आ जाओ, उम्रा करके आ जाओ। तो घर बैठे तो मैं उम्रा का ही काम कर लेती पूरा। मेरे पास में कोई गरीब आया तो इसको पता भी नहीं रहता, 5-10 रुपए 5-50 रुपए देके उसको आंसू पोंछ लेती। तो ये उम्रा के बराबरी का हो गया। बिल्कुल सही है। उसको खबर भी नहीं रहती, वो देती थी मेरे को पैसे। बस यही तुम्हारा उम्रा है, तुम्हारी तमन्ना रहेंगी तो हम जरूर भेजेंगे। वहां भी क्या सीख है? यही तो सीख है, समाज के लिए जितना अच्छा कर सकते हैं, इंसानियत को जिंदा रखने के लिए, वही तो करना है। मैम, जब ऐसी स्ट्रगलिंग लाइफ होती है तो जनरली ना इंसान की कभी कभी सोच ऐसी हो जाती है कि अब मैं पढ़ लिख गई हूँ, मैं अच्छी सी जॉब करूँ, अपने बच्चों के लिए अच्छा कुछ करूँ। पर आपने पूरे समाज को ही अपना बच्चा, अपना परिवार समझ लिया, ये सोच कैसे आई? ये सोच बचपन से ही थी, क्योंकि जिस तरह की मुझे स्कूल से शिक्षा मिल रही थी उसमें मुझे सामाजिक कार्यों में बहुत रुचि पहले से ही थी। वो स्कूल में भी दिखाई देता था, स्कूल के समय में, और परिवार में भी दिखाई देता था। मैं किसी की भी मदद करने जाती थी क्योंकि हमको मदद की ज़रूरत थी और किसी ने मदद नहीं किया, ना एजुकेशन में, ना आगे बढ़ने में। शादी के समय लड़ाई झगड़ा हो रहा, इतना पीट रहे हैं, हम खून में नहा रहे हैं, हमारे अब्बा इतना पीट रहे हैं, लेकिन मेरी मम्मी को जब हम स्कूल से आते थे ना, हर वक्त डर लगा रहता था कि आज मैं घर जाऊंगी तो मम्मी का कहीं सर फूटा मिलेगा क्या। अब्बा कहीं पावसी दराती होती थी ना, उससे मैं खेत में जाने के लिए वो होती थी, तो ऐसा डर लगा होता था कि आज कहीं अम्मी को पेट पे तो नहीं मार देंगे। तो स्कूल में भी होने के बाद वो डर लगा रहता था। तो मतलब कि हमको मदद की ज़रूरत थी, किसी ने मदद नहीं किया, तो वो मदद करने की भावना बचपन से थी। फिर उसके बाद में जब मेरे पति ने मेरे 12 साल के बाद, शादी की 12 साल के बाद में मुझे छोड़ दिया, मैं रास्ते पे आ गई। उन्होंने दूसरी शादी करी, बेटे को मेरा छीन लिया। बेटा मेरे पास नहीं था, बड़ा होने के बाद में आया। तो बेटी को लेके जो मैं अलग स्ट्रगल कर रही थी और मैं कोर्ट में जाती थी, और जब मैं अपनी लड़ाई देख रही थी तो मैंने देखा कि मेरी तरह तो हज़ारों रूबीन आए हैं समाज में। तो मैंने उस टाइम में MA किया, MSW किया, पति के छोड़ने के बाद में। पर उन्होंने ऐसा डिसीजन लेने का कोई खास कारण? मुझे ऐसा लगता है कि इसके लिए जिम्मेदार मुस्लिम पर्सनल लॉ है, मुस्लिम शरई कानून जो बनाया गया है मुसलमान मर्दों के लिए, और जिसमें सारा फ़ायदा मुसलमान मर्द को होता है, जिसमें उसको लगता है कि 4 शादियाँ करना उसका हक है, उसको लगता है जब उसकी मर्जी में आए वो तलाक दे सकता है, उसको लगता है कि मेंटेनेंस देना उसको ज़रूरी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें, मेंटेनेंस, बेटे की कस्टडी, तलाक, फतवा,
और दूसरी शादी, ये सारी चीज़ें मेरे अकेले की केस में आई हैं। उसको मैंने देखा है, सहा है, तो मुझे इसलिए लगता है कि उन सब महिलाओं के लिए हम जैसी पढ़ी लिखी औरतों की ज़रूरत की समाज को ज़रूरत है। और फिर मैं चाहती तो आपने जैसे कहा कि मैं जॉब कर सकती थी, लेकिन मुझे नहीं करना था। और मैं उस समय, मेरा भाई भी नाराज़ था, रिलेटिव्स को लगता था ये क्या पागल हो गई है, मतलब ये बोल रही मैं पढ़ूंगी, MSW करूंगी, क्यों करेंगी, इसके पास ना घर है रहने के लिए, ना इसके पास कुछ पैसे है, ना कुछ कोई सपोर्ट करने वाला है, तो फिर ये कैसी बोल रही कि मतलब मैं पढ़ूंगी, वो आगे बढ़ूंगी। तो लोगों को लगता था, मेरी उस समय मजाक उड़ाई जाती थी कि मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं कुछ करना चाहती हूँ इस चीज़ के लिए। और फिर जब मैंने अपनी संस्था बनाई और सामाजिक कामों में लगी, अलग अलग महिलाओं के मुद्दों पे मैं काम करने लगी, उनकी इंडिविजुअल, उन जो भी महिलाएं उनकी केसेस को हैंडल करने लगी, तो लोगों को लगता था ये पागल हो गई, ये क्या कर रही है। तो मेरे भाई भी उस समय नाराज थे, लेकिन मुझे क्योंकि समाज के लिए और मेरी जैसी हजारों रुबीनाओं के लिए मुझे काम करना था, इसलिए मैंने कोई परवाह नहीं की। मुझे पैसे नहीं मिलेंगे तो भी चलेगा, इसलिए फिर मैं इन सब कामों में लगी। आपसे मुझे जानना है कि मम्मी इतना स्ट्रगल कर रहे थे, आप देख रहे थे, उस वक्त आपका मेंटल स्टेट? उस समय तो मैं एजुकेशन ले रहा था, हाई स्कूल में था, उसके बाद जूनियर कॉलेज, उसके बाद ग्रेजुएशन। तब तक मैं अपने फादर के पास नहीं था, तो उस समय वो जो बताते थे वही करते थे, वही मेरा सब कुछ करते थे। और इन्हीं बीच मैं मतलब ग्रेजुएशन में मैं मिला था मदर से, उसके बाद में मैंने धीरे धीरे काम को जाना। तब तक आप मिले ही नहीं थे कभी उनसे? बीच बीच में एक आध बार कोर्ट में मिले। और उसके अलावा कभी ऐसा मन नहीं किया कि सब लोग अपने फ्रेंड्स जो होते हैं मम्मी के साथ यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, फंक्शंस में मम्मी होती है हर किसी की, मेरी मम्मी नहीं है? बिल्कुल लगता, लेकिन मुझे नहीं मिली। सर, ग्रेजुएशन के बाद मम्मी से मिले, जो जिनसे मिलने के लिए इतने सालों तक आपको स्ट्रगल करना पड़ा, अब आप उनके साथ हाथ भी बटा रहे हैं उनके काम में, कैसे फील कर रहे हैं? बहुत ही अच्छा, और मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला जब से मैं ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हूँ, और बहुत सारी चीज़ें मैं सीखा हूँ। उसके बाद फिर यहाँ आके मैंने मास्टर डिग्री किया मुंबई में जाके, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, MA इन फिल्म टेलीविज़न। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने मीटिंग्स करके, कॉन्फ्रेंसेस करके, और बहुत सारे पब्लिक मीटिंग्स लेके बहुत सारी चीज़ें सीखा हूँ मैं। अभी मैम ने बताया अभी अभी आपकी शादी भी हुई है, तो वाइफ के लिए भी एज ए हस्बैंड क्या चेंज आपने लाया है, ऐसा आपको लगता है कि जो अभी तक जितना नहीं था, या किसी हस्बैंड ने उतना सपोर्टिंग कोई एक्ट नहीं किया, वैसी कौन सी चीजें? सबसे पहले तो हमने प्रोहिबिशन ऑफ डाउरी एक्ट 1961 के तहत हमने एक एग्रीमेंट साइन किए थे, जिसमें दहेज लेना बिल्कुल और देना ये सख्त खिलाफ हमने दर्शाया गया था, और बिल्कुल दहेज नहीं लिए थे। और सबसे बड़ा बदलाव ये था। दूसरा बदलाव ये था कि हमने सबसे पहले स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत 1954 के अंतर्गत पहले हमने उसी दिन 1 तारीख को, 1 जनवरी को पहले कोर्ट मैरिज किए, उसी दिन के बाद में निकाह उसी दिन किए। ये सबसे बड़ा बदलाव था। क्या बात है, आपकी लव मैरिज है? या। अब मुझे आपसे जानना है, एक इतनी डैशिंग सास है और इतने प्यारे हस्बैंड है, क्या आपने ऐसी इनमें चीज देखी, या कौन सा ऐसा इनका नेचर आपको पसंद आया, कौन सी ऐसी चीज आपको पसंद आई कि आप एकदम शादी के लिए तैयार हो? खुला विचार, एजुकेशन, और अपनी बात को क्लियरली रखना सामने, वो मुझे बहुत ज़्यादा भाया। और मैं यहाँ से काफ़ी 2015 से जुड़ी हूँ। मैं यहाँ पे एज अ काउंसलिंग का वर्क किया करती थी। तो यहाँ पे आने के बाद मुझे भी मेरी सोच में, विचारों में बहुत मैंने खुद चेंज किया है और खुद में चेंज पाया है। तो ये एटमॉस्फेयर मुझे बहुत ज़्यादा सूट हुआ, और मैं हमेशा से चाहती थी कि अगर मैं शादी करूँ तो ऐसे फैमिली में करूँ जहाँ पे पैट्रियार्की को चैलेंज करना, या पुराने रीति रिवाज जो थोपे गए हैं उसमें बदलाव करने की पहल करना, और ये पॉजिटिव एनवायरनमेंट को लेते हुए हम मुस्लिम सोसाइटी में जिस तरह जी रहे हैं, तो वहाँ पे एक उभरता हुआ नया समाज हमें क्रिएट करना है। तो हमेशा से सोच थी कि मुझे ऐसी फैमिली में ही शादी करना है। और अब आपकी जो सासू माँ है, जो आपको बेटी की तरह अभी तक समझ रहे थे और अब तो बेटी ही बन गई है आप उनकी, आप तीनों के साथ में एक गेम खेलते हैं और देखते हैं इन्हें सबसे ज्यादा कौन पहचानता है आप दोनों में से,
और आपके साथ गेम खेल के ये देखते हैं कि आप इन दोनों में से किसे जितवाते हैं। मैं गेम समझा देती हूँ आपको, बहुत ही आसान गेम है। मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी, उसमें आप दोनों में से जिन्हें उसका जवाब पता है फट से आप जवाब बताएंगे मुझे, और आप बताएंगे सही या गलत। जिनके ज्यादा सही जवाब होंगे वो होंगे इस गेम के विनर। तो रेडी? सर का बर्थडे 11 जून ईयर 1993। ये गलत है, ये सही है। पहले जवाब में एकदम क्लियर, ये गलत है वो सही है। इनके फेवरेट हीरो? आतिफ असलम। जयकांत शिकरे। आतिफ असलम सिंगर है, जयकांत शिकरे कैरेक्टर है, उसका नाम है प्रकाश राज। तो आपको पसंद कौन है? दोनों भी नहीं है। अब एकदम आसान, इनका शू नंबर क्या है? 9। 8 दोनों भी नहीं 6 होगा। है। 9 प्लस है मेरा, 10 है ना? बड़ा। ये आपको गिफ्ट भी नहीं देते हैं दोनों, इसका मतलब मैं जान गई हूँ ये बात। तो अब मुझे लगता है रिजल्ट डिक्लेयर करने की जरूरत है नहीं, रिजल्ट आपके सामने है। मम्मी ने भी डिक्लेयर कर दिया है, बेटी जो बहू है लेकिन बेटी ही माना है उन्होंने, वो है इस गेम की विनर। गेम छान झाला, मस्त मजा आली आणि किती छान सुनेने काउन्सिलिंग केलंय तेही आपण बघितलं। पण मला आता तुमच्या बरोबर बोलायचं आहे आणि तुमच्याकडनं जाणून घ्यायचंय की तुम्ही यांच्या बरोबर कशा काय जोडल्या गेल्या आणि तुमचा अनुभव कसा आहे या कामात त्यांच्या बरोबर? ही संस्था चालवतानाही तिला खूप स्ट्रगल करावं लागलं. युजली समाजातही म्हणजे घरात तर बायकांना पेट्रियार्कीचा सामना करावाच लागतो, पण जेव्हा त्या बाहेर काम करायला पडतात तेव्हा बाहेरही पुरुषांना आवडत नसतं. एखाद्या स्त्रीनी लीड करावं, एखादी मूव्हमेंट लीड करावी, एखादी संस्था लीड करावी, हे पुरुषांच्या अंगवळणी पडणारी गोष्ट नसते ती. तर त्या सर्वांना रुबीना खूप कूलली हँडल करत हे काम करते. कुछ भी सब चीज़ों से फैमिली मैटर के जैसे इस कदर टूट गई थी कि ऐसा लग रहा था पूरी दुनिया ख़त्म हो गई, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा और जीने की उम्मीद तो मुझे थी ही नहीं. ऐसा लगता था सुसाइड कर लो, कुछ कर लो. फिर मैं यहाँ अपना केस लेकर आई थी हस्बैंड के खिलाफ डालने. तो फिर इन लोगों से जुड़ी, जैसी इस तरह इन लोगों ने मुझे पहली बार में इतना सपोर्ट किया, समझाया, बताया और हर चीज़. तो फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं अभी दुनिया है तो मैंने जीना चाहिए. फिर मैं इन लोगों को बोली मुझे जॉब की ज़रूरत है, नई जॉब मिलेगी लेकिन मेरे को ऐसी सपोर्ट की ज़रूरत है जो यहाँ से मुझे आज फर्स्ट टाइम ही मिला है. फैमिली में ऐसा मतलब हुआ कि हम दोनों साथ नहीं रह पाए, तो फिर से मैंने यहाँ आना चालू की. यहाँ जुड़ गई हूँ मैं. मैडम ने मुझे अपने यहाँ जॉब पे रखे संस्था में. रुबीना मैडम ने मुझे समझाया कि किसी के होने ना होने से लाइफ यानी कि ख़त्म नहीं होती है, अपने बच्चों के सारे कुछ कर सकती हूँ. तो इसलिए मैं अभी यहाँ पर फील्ड वर्क का काम कर रही हूँ और मुझे अभी 12वीं की भी पेपर देना है, कंप्यूटर सीखना है, कुछ करना है अपने बच्चों के लिए और अपने लिए. तो इस वजह से फिर यहाँ पे मैम के साथ मैं जब से जुड़ी तो मैंने यहाँ ये देखा कि जो महिलाओं पे और तरह की जो हिंसा होती है, जिसके मैं पहले अकेले अपनी फैमिली लेवल पे ही जिसके लिए अपने फैमिली में बोलती थी, तो मेरे घर के लोग मुझे बोलते थे कि तू ऐसी है, मुजोरी करती है. लेकिन यहाँ आके मुझे लगा कि नहीं, ये तो मैं सिर्फ अपनी फैमिली में बोलती थी, यहाँ तो मैं और समाज को बोल सकती हूँ, हर किसी के सामने बोल सकती हूँ कि ये गलत है, ये औरतों पे अत्याचार है, ये चीज़ गलत है, जो मुझे गलत लगती गलत. मेरी बच्ची 15 में यहाँ काम कर चुकी, 3-4 साल यहाँ काम करी है. तो पहले से हम जानते थे रुबीना पटेल जी को भी और उनके परिवार से भी हम पहले ही जुड़े हुए थे, मिले हुए थे. तो पर हमने कभी सोची नहीं थी कि यहाँ बच्ची को देना पड़ेगा और ऐसी आगे की बात पड़ेगी. फिर रिश्ता आया तो फिर हम भी तैयार हो गए. ये रहता है, ये रिश्ता जब आया तो सबसे पहले तो कुछ देर के लिए शौक नहीं है. एक्चुअली जहाँ पे मेरे फ्रेंड वर्क कर चुकी है, मैडम बोल चुकी है, तो मैं सबसे पहले सोच रहा था कि मम्मी जी कैसे बोलेंगे. मैं ये सोचा मैडम ही बोलेंगे बाद में कि मम्मी नहीं बोलेंगे. और खुशी की बात यह है कि मुझे अच्छा लगा कि बहन का रिश्ता आया. हम काफ़ी दिन ट्राई कर रहे थे, बट बहन बोल रही थी मुझे जिस तरह का ओपन माइंड है, जिस तरह की फ्रीडम मुझे चाहिए, जिस तरह का लेडीज को उनके मिलना चाहिए, जो भी है. आता आपण सगळ्यांबरोबर एक खेळ खेळूया. खेळ अगदी सोपा आहे, पण तो खेळ खेळण्याकरता कोण दोघी जणी इथे येणार ते बघूया.
रिझल्ट अगदी समोर आहे सगळ्यांच्या. आजच्या या गेमच्या विनर आहेत हिना जी. तो आपको मिलता है यूसीएन की तरफ से ये गिफ्ट. कोशिश आपकी भी बहुत अच्छी थी और बहुत अच्छे से खेलने की कोशिश की आपने, इसलिए आपको मिलता है अहिरकर मसाले की तरफ से ये गिफ्ट. आता तो क्षण ज्याच्याकरता आपण सगळेजण आज एकत्र झालेलो आहोत, म्हणजेच आता करूया सन्मान आपल्या गृहलक्ष्मीचा, महाराष्ट्राची शान फेटा देऊन. यूसीएन तर्फे हा फेटा. जसं तुमचं काम एकदम आगळं वेगळं आहे, तसंच आगळं वेगळं कलेक्शन असलेलं संसार द फॅशन मॉल यांच्याकडनं ही साडी तुमच्या कामाला आणखीन हातभार लावून चमकवण्याकरता गोपी एनएक्स यांच्याकडनं हा दागिना. तुमच्या कुटुंबाचा हा सगळा गोडवा आणि तुमचं कुटुंब म्हणजे संपूर्ण समाज जो तुम्ही गोडवा पसरवताय तो आणखीन वाढावा म्हणून अजित बेकरी यांच्याकडनं हा कस्टमाइज्ड केक. या केकची स्पेशालिटी म्हणजे याच्यात क्रीम कमी आणि केक जास्त. आप दोनों भी न्यूली वेडेड कपल है और इतना अच्छा मैम का सपोर्ट कर रहे हैं, तो यूसीएन की तरफ से गिफ्ट आपके लिए. आंटी हमेशा अपनी बेटी के साथ इतने स्ट्रांगली खड़े रहने के लिए यूसीएन की तरफ से गिफ्ट आपके लिए. आप सबने भी हमेशा मैम का इतना अच्छा साथ दिया है और आगे भी ऐसे ही साथ दें, इस उम्मीद के साथ यूसीएन की तरफ से ये गिफ्ट आपके लिए. बहुत बहुत शुक्रिया यूसीएन का कि उनके वजह से मुझे ये गाड़ी चलाने के लिए मिली और बहुत अच्छा लगा ये गाड़ी चला के मुझे. और इसमें पेट्रोल और सीएनजी दोनों का मतलब दोनों यूज़ कर सकते हैं और कंफर्टेबल है, बहुत ही अच्छा. बाकी म्यूज़िक सिस्टम भी बहुत अपडेटेड म्यूज़िक सिस्टम है और बहुत मज़ा आया. हम दोनों को बहुत अच्छा लगा गाड़ी चला के. आजच्या आपल्या गृहलक्ष्मीला जेव्हा आणखीन जवळून जाण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यांचं जे कार्य आहे त्याबद्दल ऐकलं होतं, पण आज प्रत्यक्षात काही अनुभवी लोकांबरोबर जे त्यांच्याबरोबर जोडल्या गेले त्यांच्याकडनं प्रत्यक्ष त्यांचे अनुभव जाणून घेतले, तेव्हा रुबीना मॅडम विषयी जर का बोलायचं झालं तर या 4 ओळी म्हणाव्याशा वाटतात. तेव्हा त्यांच्या कार्यातून ज्या 4 ओळींची जाणीव होते ती म्हणजे की ती स्त्रीच आहे जिने आयुष्य जगायला शिकवलं, ती स्त्रीच आहे जिने त्या जगण्याला अर्थ दिले, ती स्त्रीच आहे जिने त्या अर्थाला शब्द दिले, ती स्त्रीच आहे जिने त्या शब्दाला क्षणांमध्ये बदलले. असंच काहीसं रुबीना मॅडमचं कार्य आहे, ज्यात त्यांनी फक्त महिलांना, मुलींना नाही तर संपूर्ण समाजाला दाखवून दिलं आहे की प्रत्येकाच्या आयुष्यात जी सुरुवात होते आयुष्याची, त्या जगण्याला जो अर्थ मिळतो, त्या जगण्याला जी शक्ती मिळते, ती फक्त आणि फक्त एकच व्यक्ती देऊ शकते, ती म्हणजे स्त्री स्वतः. सलाम अशा स्त्रियांना. म्हणूनच कार्यक्रम सन्मान गृहलक्ष्मीचा. पुन्हा भेटूया अशाच एका गृहलक्ष्मीचा सन्मान करण्याकरता. तोपर्यंत नमस्कार. सन्मान गृहलक्ष्मीचा ड्राइव्ह इन पार्टनर्स जायका मोटर्स, गिफ्ट स्पॉन्सर संसार द फॅशन मॉल, गोपी एनएक्स, रुचा क्रिएशन्स अँड अहिरकर मसाले. रिलेशन पार्टनर्स अजित बेकरी. हेल्थ केअर पार्टनर्स एमवी शुगर से एंटी शुगर स्वीटनेस विदाउट शुगर. त्योहारों का भरपूर रहे जोश, पर ड्राइविंग के समय आप खोए नहीं होश. आपकी सुरक्षा का हर पल ख्याल. जायका मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड. संपर्क 8879 157 990. सजना सवरना हर नारी की पहचान होती है और हर ड्रेस के साथ मैचिंग ज्वेलरी उसकी डिमांड होती है. आपकी इसी डिमांड को पूरा करे गोपी एनएक्स. हर पैटर्न, हर प्रकार की ज्वेलरी, कॉस्मेटिक्स और एक्सेसरीज की भरपूर रेंज, यानी गोपी एनएक्स, मोदी नंबर 1, सीताबर्डी, नागपुर. श्रृंगार है संसार से, शान है संसार से, ठाट है संसार से, त्योहार है संसार से, त्योहार है
द फैशन मॉल। यहाँ आपको मिलेगा साड़ीज, लहंगा, कोट सूट, इनका अनोखा कलेक्शन नियर होलसेल क्लॉथ मार्केट, गांधी बाग, नागपुर।